पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर भारत पाकिस्तान का टकराव और उसके बाद अचानक आए सीजफायर के संकेत। पिछले कुछ दिनों में भारत ने कई तरह के रंग देख लिए। जियोपॉलिटिक्स से लेकर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तक भारत ने सब कुछ देखा। लेकिन असली मजा बीते 5 कारोबारी दिनों में आया, जब शेयर बाजार में पैसों का सैलाब उमड़ा। जी हाँ, सिर्फ 5 दिनों में भारतीय शेयर बाजार ने 21.50 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को 26,44,000 करोड़ रुपए का फायदा दिया। यानी हर दिन औसतन 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। और ये कोई मामूली उछाल नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को जवाब देने के बाद भारत के बाजार में 4.21% से ज्यादा की जोरदार तेजी देखी गई है। भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स अब ग्लोबल लेवल पर दूसरे नंबर पर आता है। यूएस के नैस्डैक और S&P 500 के इंडेक्स के बाद निफ्टी 50 सबसे तेजी से बढ़ोतरी करने वाला इंडेक्स भी रहा है। तो बीते हफ्ते की परफॉर्मेंस पर एक नजर डालेंगे शेयर बाजार की, और उसके बाद आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते में शेयर बाजार किस तरह की चाल दिखा सकता है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है और टेक्निकल इंडिकेटर्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आइए पहले एक नजर डाल लेते हैं बीते हफ्ते के इंडेक्स परफॉर्मेंस पर। बीते हफ्ते सेंसेक्स ने 82,330 के लेवल पर क्लोजिंग दी है, और पूरे हफ्ते की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स में 3.62% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करेंगे तो ये 25,019 के लेवल पर क्लोजिंग देके गया, यानी 4.21% की बढ़त। और निफ्टी बैंक इंडेक्स में 3.28% की बढ़त देखने को मिली। ये 55,354 के स्तर पर क्लोजिंग देकर गया है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 6.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। 12,811 के लेवल पर मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स क्लोजिंग देकर गया है। वैसे सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर अगर आप नजर डालें तो सबसे तेज चलने वाला सेक्टर बीते हफ्ते रियलिटी रहा, जहां लगभग 11% की तेजी आती दिखाई दी, और उसके बाद मेटल जहां 9.5%, मीडिया में 9.25% के आसपास और CPSE में 7% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। सबसे धीमी गति से चलने वाला सेक्टर रहा FMCG, जहां लगभग 3% की तेजी, फार्मा लगभग 2.25% से ज्यादा की तेजी, और प्राइवेट बैंक्स में 3.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। वैसे आपको बताते चलें कि BSE का मार्केट कैप 9 मई को 416 लाख करोड़ रुपए था, जो बीती 16 मई तक बढ़कर 443 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी कुल बढ़ोतरी के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो लगभग 26.44 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, और यही है बाजार का असली मुनाफा। हालांकि बीते हफ्ते शुक्रवार को यानी 16 मई को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में थोड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 200 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन निफ्टी ने दिन के उतार चढ़ाव के बाद 42 अंकों की तेजी भी दिखाई। अगर विदेशी निवेशकों की बात करें तो मई में अब तक उन्होंने 3,783 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, यानी सेंटिमेंट विदेशी निवेशकों का अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। वहीं DIIs भी जमकर खरीद रहे हैं, और उनका रुख भी बीते हफ्ते पॉजिटिव बना रहा। लेकिन निवेशकों के मन में सवाल है, बीता हफ्ता तो अच्छा गुजर गया, आने वाले हफ्ते में बाजार किस तरीके की चाल दिखा सकता है। तो देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स अगले हफ्ते हैं जो बाजार की चाल को तय करेंगे। बाजार में दशा और दिशा को किस तरफ लेकर के जाना है, बाजार की चाल को किस तरफ रखना है, बाजार का रुख कैसा होगा, ये सब कुछ इन ट्रिगर्स पर डिपेंड करेगा। इसलिए देख लेते हैं कि ये कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जो बाजार पर असर डाल सकते हैं अगले हफ्ते। सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है। 19 मई को FOMC सदस्य विलियम्स का भाषण है, और यूरोजोन का कोर इन्फ्लेशन डेटा भी आना है। ग्लोबल बाजार के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। वहीं 22 मई की बात की जाए तो भारत और अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMIs आने हैं। इन आंकड़ों पर घरेलू और ग्लोबल मार्केट दोनों ही नजर बनाए हुए हैं। 23 मई की बात की जाए तो US फेड बैलेंस शीट, भारत का फॉरेक्स रिजर्व और बैंक लोन के डिपॉजिट आंकड़े आने वाले हैं, और ये ग्लोबल मार्केट के लिए बेहद अहम ट्रिगर हो सकता है। वैसे आपको बुलियन अपडेट भी देते चलें, क्योंकि बाजार को इस समय सोने के भाव भी काफी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। भारतीय बाजार में सोना अपने रिकॉर्ड हाई 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर अब 92,000 रुपए पर पहुंच गया है। ग्लोबल मार्केट के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ भी सोना लुढ़कता दिखाई दिया है। अप्रैल में सोना $3,500 प्रति ऑन्स पहुंचा था, लेकिन अब ये लुढ़क कर $3,140 प्रति ऑन्स पर पहुंच गया है। यानी सोने में गिरावट है, बाजार में तेजी है, और अनसर्टेनिटी से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते मार्केट का ये एक बहुत बड़ा इशारा है।
टेक्निकल इंडिकेटर्स बाजार के लिए क्या कह रहे हैं, एक नजर इस पर भी डालिए। निफ्टी के लिए 25,180 से 25,300 का रेजिस्टेंस है। अगर ये पार हो गया तो अगला टारगेट 25,750 से 25,850 का रहेगा। नीचे की तरफ 24,750 से 24,850 का अच्छा सपोर्ट दिखाई देता है। मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच तेजी बनी रह सकती है। फिलहाल एक्सपर्ट्स बाजार को लेकर के दो तरह की राय दे रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तेजी सिर्फ कुछ चुनिंदा लार्ज कैप शेयरों की वजह से बाजार में आई है। निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स अभी भी पिछले साल के मुकाबले लगभग 12.5% के आसपास नीचे है। मिड कैप 150 में 6% की गिरावट बनी हुई है और टॉप 750 स्टॉक्स में से सिर्फ 190 ने ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बाकी के 540 स्टॉक्स अब भी घाटे में नजर आते हैं। 170 स्टॉक्स तो 25 से 50% तक टूट चुके हैं। ये कुछ एक्सपर्ट्स की राय है। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज की राय माने या दूसरे ब्रोकरेजेस की राय भी माने तो फिलहाल निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस 25,250 से 25,500 के पास नजर आता है और नीचे 24,800 पर सपोर्ट मजबूत है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हैं वो नागराज शेट्टी द्वारा दिए गए हैं। तो यानी कुल मिलाकर अगर एक्सपर्ट्स की राय देखें, टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें और अभी तक के डेटा को देखें, बाजार में पैसा जरूर आया है लेकिन ये व्यापक रैली नहीं नजर आ रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि बाजार के लिए आने वाला समय बेहतर है। कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स और पॉजिटिव जियोपॉलिटिकल संकेतों ने माहौल अच्छा बनाया हुआ है, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेशकों को अभी भी कॉशियस रुख अपनाने की सलाह दी जा रही है। अभी भी बाजार को लेकर के थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। बिना सोचे समझे निवेश ना करने की सलाह है और बाजार की रैली पर फोकस रख के, नजर बनाए रख के ही कोई बड़ा डिसीजन लेने की एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं। वैसे हमने ये जो पूरी रिपोर्ट बनाई है ये हमने टेक्निकल इंडिकेटर्स और पिछले हफ्ते के डेटा को आपके सामने रखा है और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। बाजार में अगले हफ्ते क्या कुछ होता है ये अब आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगा। बाजार में कहीं भी दाम लगाने से पहले बिस्तर की आपको सलाह है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट बिस्तर।